नमस्कार, आप देख रहे हैं शनिवार अधिवेशन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कहते हैं कि शनि जिन पर मेहरबान होता है तो उनका फिर कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और शनि अगर आप पर मेहरबान होना बंद कर दे तो आप कुछ कर लीजिए, जीवन में कोई परिवर्तन आपके अच्छा नहीं हो सकता। और यही बात करने के लिए हमारे साथ 8 ज्योतिष आचार्यों का बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवाना चाहती हूं, दाईं ओर से शुरुआत करना चाहती हूं। दाईं ओर से मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य श्रुति द्विवेदी जी, साथ ही कृष्णा शर्मा जी हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य, डॉक्टर विक्रमादित्य मेरे साथ हैं, पंडित दीपक दुबे हैं। मेरे बाएं ओर आप देखेंगे तो इस वक्त मौजूद हैं प्रतीक भट्ट जी, करिश्मा कौशिक जी, श्रुति खरबंदा जी और अनुभवी पंडित आनंद जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इतिहास में आज आपकी भी हिस्सेदारी हो रही है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और श्रुति द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ही है। हमारे इस सेशन का नाम है कि क्या शनि बनाएगा किसी को सर्वशक्तिमान। तो जरा बता दीजिए कि क्या इस परिवर्तन के बाद कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा देश सर्वशक्तिमान बनकर सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी? बिल्कुल, देखिए शनि जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, राहु केतु चाल बदल चुके हैं, और इससे पिछले सेशन में सुनीता जी ने बताया कि 9 ग्रहों की चाल बदलेगी। ये बहुत कुछ बदल रहा है। ये सब 9 ग्रह तो हमने समझे, लेकिन प्लूटो भी अपना रेट्रोग्रेड हो रहा है। प्लूटो के ही टाइम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ है थ्रू आउट। ये 260 इयर्स में चाल बदलता है, मतलब एक अपनी ओरिजिनल राशि में आता है। 260 इयर्स लगते हैं इसे। तो जब ये राशि परिवर्तन कर रहा है, मैंने नवंबर के वीडियो में निकाला था और आज मैं फिर रिआइट्रेट कर रही हूं, कोई मुल्क कब बलवान होता है, कोई देश तब बलवान होता है जब उसका राजा बलवान होता है। और जहां हमने बात करी नेताओं की, तो फिलहाल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा भारत, हमारा हिंदुस्तान, जो कि एकदम पावरफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में आएगा। क्वाड्रिलैटरल यूनियन जो बना जब कोविड-19 सिचुएशन आई, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और चाइना ने मिलकर अराउंड मिलियंस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करी। इस समय से भारत जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग बैठी हुई है, डेफिनेटली एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही कृष्णा जी, दुनिया के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हम देखते हैं कि 10,000 साल के इस इतिहास में लगभग 3,000 के करीब युद्ध हम सब ने देखे हैं। लेकिन ऐसे में मौजूदा वक्त में जिस तरह का युद्ध हो रहा है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां लोग ये समझ रहे थे कि आर्थिक तौर पर संपन्न देश बनने की प्रक्रिया में हर देश अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे में ये युद्ध हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध की स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं और ऐसे में शनि अपनी चाल को, अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है, तो कौन सा देश सर्वशक्तिमान बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा? सबसे पहले ये बता दूं कि इस साल का जो राजा है वो है शनि, और जो मंत्री है वो गुरु। और शनि को अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर जो है शनि राशि परिवर्तन जो कुंभ राशि में कर रहे हैं, उसका प्रभाव सारे देश के साथ साथ संसार पे भी पड़ रहा है। और रहा कौन सा देश उभर के आएगा, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगी कि देश जो उभर के आएगा वो है हमारा भारत देश। इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसका आपको पता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी राशि वृश्चिक राशि है। और देश के प्रधानमंत्री के राशि के ऊपर जब शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ग्रोथ करेगी। और बाहर के जो देशों में ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जो आपस में एक ईगो, ज्यादा आपस में एक दूसरे पे ईगो, जैसे कि अभी हमारे और भी जो हमारी ज्योतिष दोस्त है, ये दिखाता है कि हम अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो आज जेलसी का दिखाई दे रहा है, उसने अपने हाथों से अपने देश का सर्वनाश किया। आने वाले समय में यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां रूस जो है उभर के आएगा, मगर सबसे अच्छा जो प्रमाण दिखाई दे रहा है वो है हमारे भारत देश का।
तो ये एक बहुत अच्छी बात कृष्णा जी ने भी कही और साथ ही श्रुति जी ने भी कही कि भारत एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आएगा जो सर्वशक्तिमान होगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक बहुत ही बड़ी चिंता है, वो सभी को है, वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कम से कम रूस को छोड़कर ये हम कह सकते हैं, जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता ना हो। और ऐसे में सवाल यही बनता है डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे, मैं विक्रमादित्य राजा का भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगी कि जो अपने न सिर्फ युद्ध कौशल में महान थे बल्कि अपनी प्रजा को भी खुश रखने में उनमें सक्षम था। उनमें एक वो गुण था जो अमूमन राजाओं में कम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ विभीषिकाओं से और इस तरह की तबाही से ही हम देखते रहेंगे, जूझता रहेगा? शनि परिवर्तन है, शनि न्यायाधीश है। शनि के संबंध में कहा गया तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। शनि के संबंध में कहा गया कि एक क्षण में प्रसन्न हो जाए तो राज्य दे दें और यदि रुष्ट हो जाए तो राजा को रंक बना दें। और शनि की प्रार्थना, सबसे सुंदरतम कोई ग्रह हो सकता है तो शनि ही हो सकता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। यदि उनकी वली देखें तो शायद किसी और की इतनी सुंदरता दिखाई नहीं देती समस्त सौरमंडल के अनुसार से। हम यदि अपने सौरमंडल की बात करें, ग्रह शनि जो है युद्ध कारक नहीं है। सबसे पहले यदि आप पिछले 100 वर्ष का इतिहास निकाल कर देख लें, शनि जब भी कुंभ राशि में आए हैं उन्होंने इस विश्व को एक करने का प्रयास किया है और यही शनि करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में आ रहे, कुंभ गागर है और स्थिर लग्न है, चर ठीक मकर लग्न, जहां चलायमान हो रहा था, पूरा विश्व चलायमान था, लेकिन कुंभ में आने के बाद शनि जो है वो स्थिर हो जाएंगे और स्थिर भाव से। लेकिन समस्या क्या है कि ये एक डेमो है 3 महीने का। शनि का परिवर्तन जो अभी हो रहा है वो केवल 3 महीने का एक डेमो है और उसके बाद पुनः वापस वक्र गति से जाकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जनवरी तक यही विद्यमान रहेंगे। वो स्थिति भयावह रहेगी। युद्ध 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 हमने आज सुना, सबसे पहला असंभव कार्य तो आज न्यूज 18 ने कर दिया। 24 ज्योतिषी यहां एक साथ उपस्थित कर दिए। यह एक सूचना है कि एकत्व स्थापित कर कर हम विवेचना के लिए बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद का पात्र हमारा न्यूज 18 को देना चाहिए कि यहां विवेचना करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से सब लोगों को एकत्र किया गया। अब युद्ध की बात, युद्ध है, चल रहा है, परंतु कौन सा युद्ध चल रहा है, कौन युद्ध? यहां पर जो बात यूक्रेन की जा रही है, यूक्रेन तो एक मोहरा है, पीछे से तो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। तो युद्ध जो है वो रशिया और अमेरिका का है और ये कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, जो मुझे साफ साफ दिखाता है कि विश्व पुनः 1970-80 के दशक में जो स्थिति थी वही बनने जा रही है। कोल्ड वॉर जो है वो बहुत लंबे समय तक, बाह्य युद्ध जिस प्रकार का चल रहा है वो तो केवल दिखावा हो रहा है। जो समा वहां जेलेंस्की के पास है क्या? जेलेंस्की के पास है क्या? कौन सी मिसाइल वो फायर कर सकता है? जो कुछ किया जा रहा है वो पर्दे के पीछे से, जिस प्रकार से वहां के नेटो देश हैं। देखिए एक बड़ी विचित्र बात बताता हूं, ज्योतिष से हटके बात है। हर एक को पहले पता था कि नेटो देश के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं शामिल हो सकता है कि जिसके अंदर कोई राज्य, कोई क्षेत्र विवादित हो। उनकी एक पॉलिसी है पहले। तो कैसे युद्ध लड़ दिया गया? युद्ध ये कोल्ड वॉर ही है जो आने वाले समय में विश्व को 2 धड़ों में बांटेगा और विश्व 2 धड़ों में बंटता चला जा रहा है। ये हमारे सामने स्थिति उपस्थित है। तो फिर सवाल ये भी उठता है जिसका जवाब मुझे लगता है पंडित दीपक दुबे जी आपको देना चाहिए। जिस बात का जिक्र डॉक्टर विक्रमादित्य जी ने किया, उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को तो सिर्फ, यूक्रेन को तो सिर्फ मोहरा बनाकर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को हो गया है और ऐसे में अमेरिका जो अब तक अपने आप को ताकतवर मुल्क के तौर पर देखता आया है, क्या आपको लग रहा है कि रूस उसकी मंशा पर पलीता आगे आने वाले दिनों में लगा सकता है? नहीं, इसमें जब हम ज्योतिष की बात करेंगे तो हम तथ्य की बात करेंगे, पक्ष की बात नहीं करेंगे। और चूंकि देशों के अगर नामाक्षर से अगर राशियों की स्थिति देखा जाए, ग्रहों की स्थिति देखा जाए, तो जो तथ्यात्मक बात रावत जी ने करी थी थोड़ी देर पहले कि भाई जब शनि केतु या शनि राहु के बीच में दृष्टि योग हो या डिस्टेंस जो है वो 30 डिग्री, क्योंकि मैंने भी इस पे काम किया हुआ है, 12वीं शताब्दी से मेरा तो लेख प्रकाशित है इसके ऊपर कि कब कब बड़ी आपदाएं विश्व में आई हैं, चाहे महामारी के रूप में चाहे युद्ध के रूप में। तो जब जब शनि केतु या शनि राहु के बीच में दूरी कम हो, मंगल पास हो और बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो, तो भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। मुझे जो अभी स्थिति अभी जो विक्रमादित्य जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि शनि का ये तत्कालिक, शनि का तुरंत कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शनि न तो इस समय बहुत पावरफुल होने वाले हैं, बहुत कम समय के लिए कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ से जाकर के तुरंत वापस मकर में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ये पीरियड दिखाई दे रहा है युद्ध को लेकर के,
वो ये दिखाई दे रहा है कि 15 मई तक युद्ध, किसी वक्ता ने कहा कि युद्ध कम हो रहा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर सच में न्यूज अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा कि जो बमबारी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कई गुना बढ़ गई है इस टाइम पर। 15 मई तक युद्ध बहुत इंटेंस पोजीशन में जाने वाला है, बहुत इंटेंस पोजीशन में जाने वाला है। और इसका शायद निष्कर्ष निकले नहीं निकले, क्योंकि सबकी कुंडली नहीं होती, लेकिन ये कुछ मध्यम गति में जाकर के पहुंचेगा जुलाई मिड तक जाकर के, मेरी समझ से, जो मेरी गणना है। अब रहा सवाल वर्ल्ड ऑर्डर की जो आप बात कर रही हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में जो पुतिन की कुंडली है या जो रसिया की कुंडली है, दोनों की स्थिति देखी जाए तो ये बेवकूफाना हरकत की है पुतिन ने। शायद हो सकता है मैं बहुत से विद्वानों से अलग हूं, क्योंकि केतु के प्रभाव में एक्शन हो रहा है, धन की हानि बहुत भयानक होगी। रसिया आने वाले टाइम में कम से कम 10 साल पीछे आर्थिक रूप से जाने वाला है। इसमें जो सबसे ज्यादा लाभ होगा वो होगा अमेरिका का, क्योंकि अगर आप ग्रह गोचर भी देखें उठा करके तो मेष के लिए शनि जिस पोजीशन में आ रहा है और तुला के लिए शनि जिस पोजीशन में आ रहा है, तुला वालों के लिए शनि आर्थिक हानि का कारक बन जाएगा आने वाले टाइम में। और जो शनि का, अच्छा, जब देश काल की बात करते हैं तो तात्कालिक गोचर की बात नहीं करते। आने वाले टाइम में देखिए कि तुला के लिए शनि का गोचर मूवमेंट जा किस तरफ रहा है और राहु केतु का मूवमेंट किस तरफ आ रहा है, क्योंकि केवल शनि ही प्रभाव नहीं डालेंगे ना, बाकी ग्रह क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे थोड़ी। तो देखना, जब एनालिसिस करेंगे तो हमें राहु को भी देखना होगा, केतु को भी देखना होगा, शनि को भी देखना होगा, बृहस्पति को भी देखना होगा। तो जो अभी पोजीशन है, मेरी समझ से जो 2025 और 26 का साल है, किसी वक्ता ने कहा था, शायद रावत जी ने कहा था, वो ज्यादा खराब होने वाला है। क्योंकि जब राहु मूव करेगा मीन राशि में और शनि जब कुंभ से मीन में जा रहे हैं, डिग्री एकदम से घट रही है, उस टाइम की स्थिति ज्यादा खतरनाक आने वाली है। लेकिन डॉक्टर विक्रमादित्य आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं दिख रहे हैं। नहीं, हो सकता है, यहाँ विद्वान है तो यहाँ तो ज्योतिष मंथन हो रहा है, तो विचारों में मतकता हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, मुझे ऐसा दिखाई देता है हम सब लोग चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं चाइना को अंडर एस्टिमेट करने की मुझे ऐसा दिखाई देता है अभी वर्ल्ड ऑर्डर गेम के अंदर सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वो चाइना का ही होने वाला है। पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो चेंज अवस्था में पहुंच गया है, चाइना इस प्रकार से उभर के आने वाला है, चाहे वाणिज्य के दृष्टिकोण से, और चाइना अपना वर्चस्व जिस प्रकार से बढ़ाएगा वो आपको आने वाले समय में साफ साफ दिखाई देगा। इस बात को कोई शायद ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये युद्ध जो है कौन भुगतेगा? अमेरिका जिस प्रकार से पीछे से लड़ रहा है, उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है, आप देखें कि जो रशिया ने वहां किया है, रशिया क्या कर रहा है कि सब कुछ अपनी करेंसी में खरीदना शुरू कर दिया है और उसके कारण से डॉलर की स्थिति खराब होनी निश्चित तौर पर दिखाई देती है। तो ग्रह गणनाओं के अनुसार से चाइना पर यदि दृष्टि डालें तो चाइना बहुत अच्छे स्थिति से अपने देश को, पूरे विश्व को, अपने देश को वर्चस्व स्थापित करेगा और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। भारत को, ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ के काम करना है। हम विश्व गुरु बन सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस देश के नेताओं में ऐसी कैपेबिलिटी है इस वक्त जो पूरे विश्व में छा सकते हैं, और शायद विश्व में ऐसे किसी नेता में अभी नहीं है। लेकिन चाइना जिस प्रकार से हमें घेरने की चाल चल रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ऊपर नेपाल हो या भूटान की स्थिति को देखें, उन सबकी स्थितियों को देखते हुए आज भारत को पुनः विवेचना करने की आवश्यकता है कि क्या हम चाइना के संबंध में जाकर विजय प्राप्त कर पाएंगे। पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं रखता, पाकिस्तान पे तो जब जीत लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन चाइना एक भयावह रूप में हमें आगे आने वाली स्थिति को परेशान कर सकता है। संक्षेप में जवाब दे दीजिए। एक मिनट मैं इस पे बता दूं, एक सेकंड। मैंने चाइना का भी नाम नहीं लिया था, कि उसके पक्ष या विपक्ष में भी नहीं बोला था। निस्संदेह विक्रमादित्य से यहाँ पे वो सहमत हूं। रसिया के मामले में सहमत नहीं हूं, क्योंकि रसिया तबाह होगा मेरी दृष्टिकोण से। आने वाले टाइम में 10 साल आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी रसिया की। अमेरिका और चाइना की स्थिति निश्चित बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाइना का तो मैंने भी नाम ही नहीं लिया था, वर्ल्ड ऑर्डर पे मैं आ रहा था। एक विवेचना और बनती है यहाँ पर, एक विवेचना और बनती है वो करने के लिए, हम कोरोना को भूल चुके हैं। देखिए वापस जो आ रहा है, ये शनि राजा है इस वक्त, और दो योग देखें कि इस वक्त 2022 जब आरंभ हुआ उस दिन भी शनिवार था और शनि राजा हो गए थे। वर्ष के राजा भी और संवत के राजा भी शनि हो गए हैं। क्षय तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ, तो इस बार रोग, शनि जब राजा हो जाते हैं रोग बढ़ाते हैं, मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी, परंतु मुझे ऐसा दिखाई देता है शनि रोगेश होकर रोग बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम सबको 2 साल से हम रिजर्व बैठे हैं। मैंने ये 1 जनवरी को भी ये प्रेडिक्शन किया था एक चैनल पर, आज भी कर रहा हूं। बहुत सारे ज्योतिषी वेत्ता मेरे साथ उस दिन भी वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा था कि अप्रैल में कोरोना खत्म हो जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे यहां बैठे हुए पैनलिस्ट थे, मैंने उस वक्त भी कहा था ये पूरा वर्ष कोरोना अपना कई साइकिल आने वाली है और भी कई साइकिल आने वाली है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है, अभी आने वाली भयावह मेरे बाईं ओर बैठे हुए पैनलिस्ट नाराज हो रहे हैं। अच्छा, नहीं कह रहे हैं, बाईं ओर बैठे हुए पैनलिस्ट नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक बार तो मौका दे दीजिए, इतना तो बनता है, भाई आए हैं मंच पर। तो मैं आप सीधे चलती हूँ प्रतीक भट्ट की तरफ। प्रतीक भट्ट जी, बार बार
देखिए कुछ सवाल जवाब का सेशन रहेगा सर, और हमारे देखिए कमाल की बात है, ये अपने आप में अद्भुत सेशन होने जा रहा है। वो इस लिहाज से कि जहां 24 एस्ट्रोलॉजर न सिर्फ मंच पर मौजूद हैं, बल्कि जो 8 इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उन्हीं से एस्ट्रोलॉजर भी सवाल कर रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है सेशन, ये समझ लीजिए आप। खैर, मैं प्रतीक जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रतीक जी, सर्वशक्तिमान कौन बनने जा रहा है? भारत का नाम हमारे 2 एस्ट्रोलॉजर्स ले चुके हैं, आपकी राय, आपका एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है? तो सर्वप्रथम शनि के इस राशि परिवर्तन वश मैं ये कामना करूंगा कि ये देशवासियों के लिए मंगलदायक हो और टीवी 18 देखने वालों के लिए मंगलदायक हो। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि सर्वशक्तिमान कौन बनने जा रहा है। तो अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, और कहा भी जाता है शनि जिसे ताड़े उसे कौन मारे, और जिसे शनि मारे उसे कौन ताड़े। तो निश्चित तौर पर दसम भाव में शनि होंगे, नवमेश के स्वामी भी होके दसम में होंगे। यहां से कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है, क्योंकि 10वां नेम फेम का घर है, भारत कहीं ना कहीं बेटर करता दिखता है। और ये बड़ा लंबा चल रहे हैं, जैसे कहा जाता है 2.5 साल तक। इस बार 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं विराजमान रहेंगे, लगभग 3 साल। तो निश्चित तौर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी। अब अगर और देशों की, जैसे कि रशिया और यूक्रेन और चाइना पे हम आए, तो रशिया की स्थिति निश्चित तौर पर, क्योंकि जो गोचर हो रहा है बृहस्पति का, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करेगा। पुतिन की कुंडली अगर मैं उठाऊं, तुला लग्न की कुंडली मान ली जाए, और छठे भाव पे जो बृहस्पति जाएंगे, तो आर्थिक रूप से उन्हें काफी कमजोर कर देगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीपक जी ने और विक्रमादित्य जी ने कहा कि कम वक्त के लिए जो शनि है वो वहां पर अपनी जो राशि परिवर्तित कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं 3 साल के लिए। जी, कम वक्त के लिए उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वक्री होकर मकर में जाएगा और फिर कुंभ में आ जाएगा जनवरी में, तो लगभग 3 साल कुंभ का ही है। ये वक्रता अतिचारी गते सौम्य, तो इस तरह से भास्कराचार्य ने 8 हमें गतियां बताई हैं। तो अतिचारी भी वैसे ही होता है, वक्री भी होता है, इस बीच अतिचारी भी होंगे। तो जो लोग, सबसे यहां पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, जून से लेके जुलाई से लेके जनवरी तक का जो साल रहेगा थोड़ा गड़बड़ रहेगा। किन कंट्रीज के लिए? रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, बट भारत के लिए काफी बेहतर है और सर्वशक्तिमान बनकर उभरेगा। साथ ही साथ चाइना का, जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि चाइना शांत बैठा है, ऐसा नहीं है। अगर चाइना की कुंडली भी देखें, चाइना बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है, और उसकी कुंडली में जो 10वां और चौथा घर है, तो आपसी समझ वो धीरे धीरे और देशों से बढ़ा रहा है, अपना व्यापार बढ़ा रहा है रशिया और यूएस की इस लड़ाई में। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं, सर्वशक्तिमान की बात करूं, तो चाइना टॉप पर दिख रहा है। हम गलतफहमी ना पालें कि भारत का सत्ता परिवर्तन, भारत का नक्शा पलटने वाला, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, भारत की स्थिति पहले से बहुत बेहतर अगले 3 साल में हो जाएगी। तो वही भारत की स्थिति बेहतर होगी और भारत और आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनने की तरफ जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, और ज्यादा उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक सवाल अब करिश्मा जी आपसे, कहते हैं कि शनि और सूर्य ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें अगर कृपा किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो वो बम बम हो जाता है। देखिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। शनि को न्यायाधीश देवता कहा जाता है। शनि तो स्थिरता देते हैं, अगर देता है भ्रम तो वो राहु देता है मेनली। और इस समय पर अगर देखा जाए तो राहु सूर्य के साथ विराजमान है, जो कि 15 मई को राहु जो है सूर्य को गोचर करेगा और राहु से अलग हो जाएगा। तो 15 मई तक का तो समय वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाला है। हालांकि जो ये ग्रहण है, ये हर एक देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं पे 15 दिन बाद ही 16 मई को चंद्र ग्रहण भी देखा जाएगा, जो कि भारत में ये भी नजर नहीं आएगा, मगर इसका प्रभाव भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 15 मई तो एक समय है, मगर इसके अलावा मैं आगे आने वाले 40 दिनों तक का समय कहती हूं कि कॉम्प्लिकेशंस भरा रहेगा। भारत के लिए यह समय काफी हद तक अच्छा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए, हम भारत की कुंडली की बात करें इस समय पर, तो राहु जो है भारत के इस समय पे द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम 2020 की बात करें, जब 24 जनवरी 2020 को शनि ने गोचर किया था मकर राशि में, तब राहु जो है भारत की कुंडली के अनुसार उनके 11वें भाव में थे, यानी एकादश भाव में थे। तो कहीं ना कहीं इस समय पर लोगों के डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इस समय पे हमने देखा लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उतरे, चाहे लॉकडाउन हुआ उस वजह से उतरे, बहाना कोई भी हो, मगर इस समय पर लोग बहुत ज्यादा सोशलाइज हुए, इंटरनेट सेक्टर से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़े। अब वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस समय पर डिजिटल वर्ल्ड में और भी ज्यादा तरक्की करेगा। और इसके अलावा भारत के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और दूसरी कंट्रीज के साथ, वो भी बहुत अच्छे इस समय पर बनेंगे।
एक छोटा सा सवाल, और यहाँ से जो व्यूअर्स थे वो भी जुड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका असर अगर हम देखें तो बहुत गहरा पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोग और भी ज्यादा सोशलाइज होंगे, और भी ज्यादा इसका जो अब टेक्नोलॉजी है, भारत टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत आगे बढ़ेगा। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, भारत में कहीं ना कहीं परेशानी तो आएंगी ही आएंगी, सामना करना पड़ेगा अलग अलग परेशानियों का, मगर अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, या अगर हम राहु क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक माना जाता है, तो इन सब चीजों में भारत आगे नंबर 1 नजर आने वाला है। वो अंतरराष्ट्रीय चीजों का भी कारक माना जाता है, तो निश्चित तौर पर काफी चेंजेस आएंगे। मेष राशि में राहु है, तो और राहु है क्या? बेसिकली छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। यूक्रेन उसी में फंसा, और अब कई बड़े बड़े कंट्री जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग है वो इस छलावे, दिखावे और बहकावे में फंसेंगे, क्योंकि विदेश नीतियों के लिए राहु जाना जाता है। तो जो आपका प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चेंजेस होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर से लेके हर जगह, और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी काफी कंट्रीज की अप डाउन्स होंगी। ये जो जंग भी अगर छिड़ी है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है कंट्रीज को भ्रमित कर रहा है। इसका प्रभाव जो है, ये मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगी, क्योंकि अंक शास्त्रों के अनुसार भी इसका बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये युद्ध की परिस्थितियां और युद्ध होने का कारण बन रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो दस्तक देने की बात या दहशत थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर हो रही है, उसको अभी पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता है, उसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। श्रुति खरबंदा जी, एस्ट्रोलॉजर्स तमाम अंक गणित के जरिए और कुंडली के जरिए जानकारियां देते हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जब कोई चीज बताई जाती है तो वो अट्रैक्ट करती है, कुछ अलग सा ही अट्रैक्ट करती है। मतलब मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स भी इस बात से अग्री करेंगे। तो मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, और जल्द उसमें ऐसा कुछ निकालिए और बताइए, और ये भी बताइए कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भारत सर्वशक्तिमान बनेगा, लेकिन उस भारत को सर्वशक्तिमान बनने की वो कौन सी वजह है जो मौजूदा वक्त में शनि के इस राशि परिवर्तन से और बाकी जो गोचर चेंज हो रहे हैं उससे और ज्यादा मजबूती मिलती है? देखिए प्रीति जी, जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं या हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो ये टर्म बहुत लूजली यूज हो रही है। वर्ल्ड वॉर 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उसके बाद 1939, अगर मेरी हिंदी सही है, 1939 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक 4 साल चला, एक 6 साल चला। एक वर्ल्ड वॉर में कम से कम 8-10 देश हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्रह इस तरह के लग जाते हैं, जैसे 1914 में चले, अब 100 साल तो हो गए, हर 100 साल पे मंथन होता है। जैसे कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो सृष्टि का अपना एक चेक एंड बैलेंस है, वो थोड़े थोड़े टाइम में बदलती रहती है। बस ये वही सत्ता का परिवर्तन है। मैं इसलिए इसको टैरो से फिलहाल अलग कर रही हूँ इस चीज को कहने के लिए, क्योंकि बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और आपने कहा कि टैरो से बताइए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि एक ऐसी नई दुनिया का गणित जिसमें कौन सा देश सबसे आगे होगा। अब ये कौन से 4 मुद्दे या कौन से कितने मुद्दे तय करते हैं कि ये देश विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु यानी कि जो दुनिया को मार्ग दिखाए, जिसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो, जिसका डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कंस्ट्रक्शंस, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं और हमारी रेलवेज हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो। तो इसको इन 3-4 एस्पेक्ट से देखना चाहिए। और जहां तक टैरो की बात है, टैरो के लिए शायद मैं नहीं जानती इसको अगर कोई और कॉन्फ्लिक्ट करना चाहेगा। टैरो इस समय की ऊर्जा को दिखाता है। हाँ। तो क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप मुझसे पूछें, अगर टैरो के लिए आप चाहती हैं कि मैं उसका जवाब बताइए, क्या पूछना है, किस तरीके से पूछना है। हाँ, ये भी देखिए, ये जिसको ये विद्या आती है उसको पहले ये बता देना चाहिए, या फिर जो आप पूछने जा रहे हैं उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। मतलब चाय बनाने जा रहे हैं और आपके घर में चाय पत्ती नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, चाय पत्ती रखनी पड़ेगी तभी चाय बनेगी। तो बताइए मैम, श्रुति जी बताइए, सवाल किस तरीके से, किस अंदाज से पूछा जाए जो आपको लगे कि आप एकदम सही टैरो कार्ड रीडिंग कर पाए। तो टैरो जो है वो इस समय की ऊर्जा को दर्शाते हैं। अगर आप मुझसे इस समय पूछें कि युद्ध का क्या हाल है या बहुत रीसेंट फ्यूचर में वो कैसे आने वाला है, तो उसको टैरो जो है हेल्प करने में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ओपोनेंट की चाल क्या हो सकती है, या मेरा दिन आज का क्या जाएगा। जैसे राहु की बात कर रहे थे कि राहु बवाल है, तो राहु जो है वो आपके प्रतिद्वंदी का, आपके विपक्ष का, जो आपका ओपोनेंट है उसका भी कारक होता है।
और मंगल जब तक राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ राशि में, तब तक वो जो डर है ना, जो हम कह रहे हैं जैविक हथियार यूज हो सकते हैं और बहुत जो है वो रक्तपात बह सकता है, तब तक वो खतरा जो है थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। सवाल मैं स्पेसिफिक पूछ लूं। पहला, हाँ। भारत सर्वशक्तिमान बनने की ओर बहुत तेजी से आने वाले वक्त में हमें दिखेगा। दूसरा सवाल ये, अमेरिका को हम सुपर पावर के तौर पर जानते समझते आए हैं, क्या आपको लगता है कि रूस वो मुल्क बनकर उभर रहा है जो महाशक्ति होने का तमगा अमेरिका से छीन सकता है? देखिए, रूस की जहां तक बात करी जाए ना, तो ये जो साल है, आप देखें कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो नंबर अंक होता है, अंक भी ज्योतिष होता है, वो ग्रहों से कनेक्ट करता है। तो ये युद्ध जिस दिन शुरू हुआ वो 24 फरवरी था, 6 नंबर का अंक था। ये साल 2022 है जिसका कुल भी 6 है, यानी शुक्र भोग विलासिता का ग्रह, जो आप में सत्ता, जैसे कहते हैं ना असुरों के गुरु, जो आपके अंदर सत्ता की लालसा और लेकर आते हैं कि आप मुझसे आगे कैसे हो सकते हैं। और अगर बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन बन जाए, तो केतु जो है वो कॉन्टिन्यूटी का कारक होता है, एक सीध में। वो आपकी बुद्धि को, अगर आपने एक बार कोई फैसला ले लिया तो वो आप हटेंगे नहीं। जैसे अनुपम जी ने कहा था, बहुत सही वो कहना चाह रहे थे कि चाहे जेलेंस्की का हो या पुतिन का डेट ऑफ बर्थ हो, जो उनका जो इनिशियल है उसका टोटल 7 है, 7 केतु का नंबर है, तो कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत नोटिस करने वाला वो ये है कि यूक्रेन एग्जॉस्ट कर रहा है रशिया को, वो खुद बर्बाद हो गया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी गणना है, मैं नहीं जानती है कितनी सही बैठेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन जो है ना, सब कुछ हार के जीत जाएगा। इतना तबाह हो गया वाले को बाजीगर कहते हैं। अब देखिए, आप अपनी अना का मसला बना लें अगर किसी चीज को, तो आपने भले देश बर्बाद कर दिया, ठीक है, मैं नहीं झुका, मैं बच गया, हमने आपको झुका दिया। क्योंकि अगर रशिया किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता है, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब हम कहते हैं कि उस तरीके का हथियार हो, तो ये वाकई बहुत विध्वंसकारी है और ये डिसीजन उनके हाथ में है। ग्रह आपको बिल्कुल उकसाते हैं, लेकिन डिसीजन हमेशा आपके हाथ में होता है। तो चलिए, अनुभव पंडित जी से मैं पूछ लेती हूँ। अनुभव पंडित आनंद जी हमारे साथ है। सर, सबसे आखिरी में आई, पहले तो माफी आपसे, सवाल वही कि यूक्रेन हार कर भी ये बाजी जीत जाएगा, लेकिन क्या वो ताकत जो अब यूक्रेन को मिलनी चाहिए वो उसे हासिल कर पाएगा? भले ही अभी तक तो यूरोपियन कंट्रीज या पश्चिमी देशों का सहायता उसको मिलती रही है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी तक ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन बलि का बकरा बनाया गया है। अभी जैसा श्रुति जी ने कहा कि वो हार कर भी जीतने वालों में शामिल हो सकते हैं। आपका विश्लेषण, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए प्रीति जी, ज्योतिष एक ऐसा साइंस है, शनिदेव को नंबर मिला है 8 को आप कैसे देखेंगे? एक सेकेंड, मैं चाहूंगी कि आप ये बात दोबारा बताएं। श्रुति जी, अगर आप हेल्प कर पाए, उनका माइक थोड़ा सा आप लगा देंगे तो वो बता पाएंगे। बिल्कुल सर, बताइए जी। शनि का नंबर 8 है, आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब उसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए टेढ़ा, उसको आंखों पे लगा लीजिए। चश्मे पहने हैं, लेकिन कहने का मेरा भाव ये है, स्लीपिंग 8 ज्योतिष दर्शन शास्त्र से मिलता जुलता है। हम जनरल चर्चा करते हैं, मैं अपने पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला ज्योतिष लेके आया हूं। ये तो नया टाइप का है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो पहली बार हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, हमारी ऑडियंस भी पहली बार सुन रही होगी। इनफैक्ट हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो आधे बैठे हुए हैं, नहीं, हमारे सभी होंगे कि ये कौन सा टेलीस्कोपी एस्ट्रोलॉजी आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल ही नया आइटम है। क्या है सर, बताइए। टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया है, मैंने उसमें जो प्रेडिक्ट किया है शॉर्ट में बताऊंगा। यहां पर 2022 का साल कितना भी कोशिश किया जाए जेलेंस्की को मारने की, कितनी भी हत्या के षड्यंत्र किए जाए, वो मरेगा नहीं, कोई उसे मार नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। 2023 में सितंबर तक नहीं, 2023 सितंबर में अचानक परिवर्तन होगा। तो जेलेंस्की कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर झुकेगा। लेकिन जब यहां पर बात हम भारत की करते हैं, अभी अपना सेशन भारत पे है, हम भारत देश में रहते हैं, हमारा मेन फोकस है कि भारत का क्या होगा। यहां भी मैं माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक दोनों चीज बताऊंगा। माइक्रोस्कोपिक अभी 5 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त, ये जो महीना है अंगारक दोष बनने वाला है।
भारत की कुंडली में द्वादश स्थान में मेष राशि में अंगारक दोष बनने वाला है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, अब देखो शनिदेव की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी दृष्टि। और गुरु, हमारे बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि गुरुदेव स्वगृही मीन राशि में, लेकिन भाई कैंची चल रही है गुरु के ऊपर। कुंभ में शनिदेव, मेष में राहु, दो भयानक ग्रह के बीच में गुरु के ऊपर कैंची, तो इसे पाप कर्तरी दोष कहा जाता है। अब गुरु के ऊपर पाप कर्तरी दोष, भले वो स्वगृही है लेकिन शनि भी बलवान है, राहु काल पुरुष की कुंडली में लग्न स्थान में तो वो भी बलवान है, सूर्य के ऊपर ग्रहण अभी लगा रहा है। तो ये सारी चीजों को देख के और फिर ज्योतिष जो पॉलिटिशियंस हैं और जो देश है उनकी कुंडली का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके ये जुलाई और अगस्त भारत देश को बहुत ही सावधान रहना है। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्धाभ्यास करना चाहिए। दक्षिण दिशा में चाहे बे ऑफ बंगाल हो चाहे अरेबियन सी हो, उसमें मित्र देशों के साथ मिल करके एक नेवी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज मिलकर करनी चाहिए भारत देश को, अन्यथा चाइना कुछ प्रयास करेगा। आनंद जी, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं इंटेलिजेंस के लेवल पर डिक्लेयर नहीं होती है, लेकिन ये युद्ध अभ्यास समय समय पर मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है होती रहती हैं। और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसे हर बार, जिसने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब तक पीठ में छुरा घोपा गया है। तो इस बार मुझे लगता है कि अलर्टनेस का जो लेवल है वो बहुत हाई है। और इस दौरान मैं अब सेशन शुरू करना चाहती हूँ इंटरैक्शन का। हमारे साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट भी मौजूद हैं। प्रियंका बहुत देर से वेट कर रही हैं उन तमाम ऑडियंस में बैठे हुए स्टूडेंट प्लस उन तमाम लोगों से बात करने की जो चाहते हैं कुछ सवाल हमारे मंच पर बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर से। सर, मैं आती हूँ आपके पास, एक ये सेशन हो जाए। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और काफी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं ये तमाम लोग, वो जो अध्ययन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं और किन से? जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है। सर, काफी देर से युद्ध और विनाश की बातें हो रही है, तो मैं इसी संदर्भ में विकास की बातें के संदर्भ में पूछना चाहता हूं। ये जैसे राशि परिवर्तन हो रहा शनि का, तो यहां पर धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद 3 नक्षत्र आते हैं इस राशि में। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत जातक है उन पर शनि की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, इस संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। विकास की बात की जानी चाहिए और देश विकास की तरफ जाएगा, व्यक्ति विकास की तरफ जाएगा, तभी बहुत कुछ होगा। कुंभ में जब भी शनि आते हैं तो वो गागर में सागर समाने वाली व्यवस्था बनाते हैं। भारत की जीडीपी इतनी बढ़िया तरीके से कुंभ में जब रहेगा तो बढ़ने वाली है, वो साफ साफ दिखाई देता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। ये तो छोटी सी बात है कि अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास देख लें कि युद्ध हमेशा शांत कुंभ में आके ही होते हैं। मकर में बहुत कुंभ की जब भी रहे, चाहे 1991-92 में देखें, शनि मकर में रहे तब युद्ध लड़ा गया विश्व में। 1964 के आसपास, 62 के आसपास देखें, शनि जब मकर में रहे तब युद्ध। तो 65 में आकर जिस प्रकार की स्थिति बनी जब निकल गए, तो यार मकर जो कुंभ है वो शांत प्रति है, स्थिर भाव से भारत की जीडीपी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाने वाली है, वास्तविक तौर पर स्थिति सुदृढ़ करने वाली है। तो कुंभ के शनि जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, कुंभ के शनि जो है ना वो गागर में समाते हैं, फैलाव नहीं उत्पन्न करते, हर व्यक्ति सम्मिलित होकर आगे प्रोग्रेस रहेगा। लेकिन देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से माइन्यूट कॉम्बिनेशन को देखना चाहिए। एक 12 राशियों के हिसाब से पूरे विश्व को नहीं बांट सकते हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति का भाग्य बदलता है, तो उसको बहुत ही सूक्ष्म विवेचना करने की आवश्यकता है। समय वृष्टि जब होती है ना तो हर एक पे बराबर वृष्टि नहीं होती। कहीं किसी का भाग्य होता है, बुखार चल रहा होता है, उसकी बुखार को बढ़ा भी देती है, कहीं अकाल में पड़ती है तो वहां बढ़ जाता है। लेकिन कुंभ का शनि यदि वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ समस्या भी उत्पन्न कर सकता है आने वाले 3 महीनों में, भयानक। मैंने अभी पिछले 100 साल का इतिहास देखने का प्रयास किया। 1906 के अंदर शनि कुंभ में आए थे, तब भयावह प्राकृतिक आपदा का योग बना, बाढ़ का योग बना, अर्थक्वेक का योग बना। जब 1935 के अंदर आए तब भी इसी प्रकार का क्वेटा के अंदर बहुत बड़ा
अर्थक्वेक आया था 1965 के अंदर जब आया तो जापान के अंदर और ताशकंद के अंदर बहुत भयावह भूकंप आया। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, मैं चाहूंगा कि मेरी गणना पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन स्थिति ऐसी बन सकती है कोई भयानक प्राकृतिक आपदा बन यानी सकती कि है। आप और एक बात और कह रहे हैं कि राशि परिवर्तन जब जब शनि करता है तब तक विध्वंसकारी ही होता है, अभी तक का आकलन यही कहता है एस्ट्रोलॉजी। एक बात और यहां बताऊंगा, कोई राजनेता भयावह स्वरूप से 1965 में जब शनि कुंभ में आए थे तो हमारे उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो ताशकंद में जाके जो उनके साथ हुआ वो शनि कुंभ में आके ही कराए थे। तो ऐसी स्थिति पुनः बन सकती है। तो हमें पुनः शांति के साथ अपने समस्त जो भारत के क्या पूरे विश्व के जो प्रणेता है, बड़े लोग हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक बात और, एक सेकंड और चाहूंगा, ग्लैमर वर्ल्ड के लिए ये वर्ष जो कुंभ में शनि आएंगे आने 2-3 साल जो है बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। आपको याद होगी सुष्मिता सेन, भारत को पहली यूनिवर्स जो पद प्राप्त हुआ था वो कुंभ के शनि ने ही प्राप्त कराया था। वही ग्लैमर वर्ल्ड। ये कौन होगा दुनिया में सर्वशक्तिमान से, कौन होगा बॉलीवुड में ग्लैमरस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? मैं एक बार फिर से प्रियंका को रुक करना चाहती हूँ। प्रियंका, एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। बिल्कुल, बहुत देर से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है आप में से? क्या सवाल? आप उठ जाइए, क्या सवाल है और किनसे है? मैम, मुझे पूछना था कि अभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो वो स्थिति कब तक ऐसे बनी रहेगी? तो कौन देना चाहते हैं इसका जवाब? श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और ये जो स्टार्ट हुआ है ये पोस्ट कोविड रिएक्शन है, और अगर देखा जाए तो श्रीलंका उतनी सस्टेनेबल नहीं रही प्राइमरीली बिकॉज उसने इंटरनली वर्कआउट करा नहीं। अगर ग्रहों के दृष्टिकोण से देखूं तो जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वो जुपिटर ट्रांजिट और राहु ट्रांजिट के आसपास हुआ। तो ये अगले 1.5 साल तक इसी तरीके की परिस्थितियों पे बना रहेगा। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के हिसाब से, हम नेबरिंग कंट्री हैं और हमारी कुंडली जो बनती है, भारत की कुंडली जो बनती है उसके हिसाब से जो है एकादश भाव में बैठ जाते हैं। एकादश में भाव में बैठते हुए हम एज नेबर्स बहुत हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो श्रीलंकन क्राइसिस के लिए इंडिया विल कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नहीं, और आया भी है, हमने देखा है किस तरह से मदद के लिए तत्पर हमेशा भारत रहा है, वो भी खास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए। प्रियंका, अगला सवाल कौन सा आ रहा है? और प्लीज ये भी पूछेगा कि वो किनसे सवाल पूछना चाहते हो सकता है कि वो किसी खास एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस युद्ध की स्थिति में आर्थिक मंदी आ सकती है? भारत के लिए नहीं, चीन के लिए नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया के पास है, अमेरिका के पास है और सोवियत लैंड के पास है। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है उनके घुटने टूट जाते हैं। 75 में ये हालत हुई थी, देश बर्बाद हो गए थे। तो आप मुझे बताइए, क्या आर्थिक मंदी आ सकती है इस युद्ध की वजह से? श्रुति करमंदा जी, जवाब दीजिए। आप मेरी बात कर रही हैं श्रुति? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि पूरी दुनिया पैसों से चलती है और सत्ता हो ना हो पैसों से सत्ता भी आ जाती है। और ये प्रश्न जायज है क्योंकि इसका असर शुरू हो चुका है। क्रूड ऑयल जिस तरह से तेजी से चढ़ा, उसके बाद एक शॉक रिएक्शन आया, रिट्रेसमेंट आया। मैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी करता हूं और मैं याद करता हूं 2014-15 में जब सीएनबीसी आवाज पे शो हुआ था इंडियन ट्रेडिंग लीग का, तो मुझे खुशी है, गर्व है बताते हुए, इक्विटी कमोडिटी दोनों में मैं विनर बना था और मेरा इंटरव्यू आया था सीएनबीसी आवाज पे। ज्यादा डिटेल्स मैं यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। ये खुशी की बात नहीं है, खुश होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आनंद जी तो ये भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं या करे हुए हैं, तो उनके लिए क्या है बता दीजिए, वो आपका काफी शुक्रगुजार रहेंगे। नवंबर-दिसंबर 2021 से क्रैश की शुरुआत होगी और हमने देखा दिसंबर-जनवरी में क्रैश हुआ, मार्च में अचानक से उसने बाउंस बैक किया है, लेकिन ये मार्केट गिरने वाला है और ये क्रैश बहुत बड़ा हो सकता कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आपकी बात में? प्रतीक, देखिए, अगर शेयर मार्केट की बात करें तो निश्चित तौर पर राहु को गिरावट माना गया है और केतु को उछाल शेयर मार्केट में। 2020 आप देख चुके हैं, 2011 आप देख चुके हैं,
राहु ने क्या किया। अब 2022 के मिड में बैठे हैं, शुक्र का साल है, निश्चित तौर पर चीजें ठीक रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। लेकिन अगला साल जो 2023 है, जब केतु का साल है, निश्चित तौर पर बहुत निर्णायक रहेगा और शेयर मार्केट में लोग लगभग डबल बेनिफिट 2022 से 23 के बीच ले जाएंगे। सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर द शेयर मार्केट इन्वेस्टर। गुड न्यूज के साथ अगले सवाल पर चलते हैं प्रियंका जी। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर हमें एक शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि सवाल पूछेंगे, थोड़ा अलग अंदाज में पूछेंगे, मिमिक्री करते हैं। तो जरा आप उठ जाइए पहले तो जगह से, और एक सवाल जो आप किन से पूछना चाहते हैं और क्या सवाल है? यहाँ पर जितने भी तमाम पैनलिस्ट हैं, सारे से मेरी एक सवाल होगी, सबसे अहम सवाल होगी। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि न्यूज 18 इंडिया की एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आती है 9 से 10 के बीच में, 100 बात की एक बात। मेरे ख्याल से आप तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग उससे वाकिफ होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो शो एक ऐसा शो है जो सिर्फ 100 सवालों की एक ही सवाल में आंसर चाहता है। तो मैं भी यहां तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि मेरा एक कोई क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आने वाले समय में विश्व प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दीपक ये जी, क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा ये तमाम पैनलिस्ट से। थैंक यू। ठीक है, दीपक जी से सवाल पूछ लेते हैं। दीपक जी, पूरा जो विश्व है, विश्व को तरक्की के राह पर लाना, हालांकि बहुत ही वेग सवाल है, इसका नटशेल में आंसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हाँ, विश्व को मैं पहले इस पे दीपक जी बोल रहे हैं। दीपक जी आप बोलिए। हाँ, विश्व प्रगति के लिए क्या किया जाए, मतलब कैसे संकेत मिल रहे हैं कि शनि परिवर्तन देखिए, से? जो स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं, प्रगति तभी होती है, जैसे हमारे पूर्व एक वक्ता ने कहा कि आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य, इन सारे सेगमेंट में जब आप संतुलित होते हैं तब वो वास्तविक प्रगति होती है और उसे समृद्धि कहा जाता है। अभी जो ग्रह गोचर सारे बन रहे हैं वो बन रहे हैं अराजकता के, जो है वो उन्माद के। भारत के दृष्टिकोण से भी जैसे भी बोला गया, तो भारत के दृष्टिकोण से भारत का जो वैश्विक जो प्रभाव है वो तो ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा मेरी समझ से। लेकिन भारत जो है वो आंतरिक कलह भारत का बढ़ेगा शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि की दृष्टि को इग्नोर नहीं कर सकते। और शनि की दृष्टि जा रही है कहां? सीधी सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर, तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, दसम दृष्टि वृश्चिक राशि पर। और जो देश की कुंडली है उस हिसाब से तो दसम में शनि आ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी वरदान होता है उसके पीछे एक श्राप छुपा होता है और हर श्राप के पीछे एक वरदान छुपा होता है। जितने ग्रह जब उच्च के जहां से राजयोग बनाते हैं वहीं से उसकी दृष्टि जो है सप्तमी दृष्टि नुकसान करने वाली होती है। देखिए, विश्व शांति के लिए कुंभ में जब शनि आ रहे हैं, सस योग बना रहे हैं, तो वहीं से उनकी जो शत्रु दृष्टि जा रही है विश्व शांति के लिए विक्रमादित्य जी, हो सकता है आपकी कई बातों से असहमत हो, लेकिन आपकी इन बातों से जरूर सहमत होंगे और उसमें कुछ अपनी बात को भी, अपने विचार को भी शामिल करना चाह रहे हैं। देखिए, शनि जब कुंभ में जाते हैं एक बड़ी अच्छी बात होती है। शनि जो है योग रत है, नित्यम योग रताय च, शनि स्तोत्र में पाठ कहा गया है। शनि जो है वो योग रत हैं और एनवायरमेंट के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बहुत बढ़िया तरह से काम करने वाले हैं। तो मेरी विवेचना, ज्योतिष की गणना ये कहती है कि आने वाले जब तक शनि कुंभ में रहेंगे, यानी 25 तक, तो एनवायरमेंट के लिए ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत जबरदस्त योग विश्व के लिए बनने वाला है। और विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बात चल रही थी कि पेट्रोल की डिपेंडेंसी के ऊपर, देखिए पेट्रोल की डिपेंडेंसी पे होते हुए भी रशिया बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम जो फ्यूल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का एक युग आरंभ हो गया है। बहुत जल्दी से एनर्जी का स्रोत, जो सोर्स है वो चेंज होने वाला है, चेंज की तरफ जा रहा है। और इस शनि कुंभ में आ गए हैं, वो एक नया उदय करेंगे, ये अवश्य संभवभावी है। और 2023, 24, 25 इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। शनि जैसे ही इस मकर से निकलकर आगे जाकर जनवरी में कुंभ में पूरी तरह से आ जाएंगे, एक नया एनवायरमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनेगा, प्रकृति के साथ जुड़कर पूरा विश्व काम करेगा। कृष्णा जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका, एक और सवाल है और मुझे लगता है कि सवाल के साथ साथ कुछ जवाब है जो यहाँ पर मौजूद, जो आपके साथ ऑडियंस में लोग हैं वो देना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विश्व शांति की बात हो रही है और ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, अध्ययन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो इनका कहना है कि विश्व शांति के लिए ये मंत्र पाठ करना चाहते हैं। तो आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर, बहुत छोटे में अगर आप। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार आचार्य है, सही महावीर विश्व विद्यापीठ में मैं आचार्य और मेरे ये सब स्टूडेंट हैं। हम प्रतिदिन है ना एक यज्ञ करते हैं विश्व शांति के लिए, तो न्यूज 18 के चैनल से मंच से मैं विश्व शांति का मंत्र का पाठ करेंगे ताकि वास्तव में विश्व शांति है। ओम द्यौ हौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक अद्भुत अवसर है और इस अद्भुत अवसर का हम लोग यहाँ पर मौजूद होकर इसका हिस्सा बन रहे हैं। इससे बेहतरीन बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन चूंकि सेशन है और इस सेशन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भी कुछ होगा जिससे अचानक से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स की ही पार है, उनकी शक्ति है जो इस मंच पर इस तरह से विश्व शांति के लिए प्रयास हुआ है। एक और सवाल मैं चाहूंगी कि प्रियंका आप लें। जी बिल्कुल, विश्व शांति की हमने बात की है और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तो एक सवाल बस हमारे पास समय है एक सवाल का, तो एक सवाल चलिए आपसे ले लेते हैं। एक सवाल मेरा क्वेश्चन श्रुति मैम से है कि इंडियन इकोनॉमी जो है मतलब कि जो रुपी है वो क्या डॉलर के बराबर कभी आ सकती है भविष्य में 5-10 सालों में? ये सवाल श्रुति खरबंदा जी से है या श्रुति जी से है? मतलब हमारे पास दो है, श्रुति द्विवेदी जी हैं हमारे साथ इधर बैठी हुई हैं, मेरे दाएं और बाईं ओर बैठी हैं श्रुति खरबंदा जी। श्रुति द्विवेदी जी से। अच्छा द्विवेदी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कमिंग टाइम्स में हम देख रहे हैं जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और अगर हम देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले आने में अभी टाइम लगेगा। डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, अभी डॉलर क्रैश नहीं करेगा, लेकिन इंडियन करेंसी को उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। बिकॉज जो हमारा अगेन जो बात हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात विक्रमादित्य जी ने कही थी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, इसमें करेंसी चेंजेस भी आएंगे। ये एक इंटरनल यूरोपियन कंट्रीज का जो ऑर्डर आएगा ये करेंसी वैल्यू को डिटेरियरेट करेगा यूरोपियन का। उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो रुपये की वैल्यू कम नहीं होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले पहुंचने में समय लगेगा। श्रुति खरबंदा जी आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का अगर मैं फायदे की बात करूँ तो शनि और मंगल ना कंस्ट्रक्शन के भी कारक होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है। और एनीवे अगर रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक और हिट पहुंचता है। हमने चाइना पे ऑलरेडी बैन लगा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज अगर बढ़ेगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए फिलहाल यही अच्छा है कि रुपये की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहे, वो ज्यादा। एक आखिरी सवाल और प्रीति ले लेंगे आपसे, बताइए आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं और क्या? मेरा सवाल सभी ज्योतिषियों से है। ये एनवायरनमेंट के मामले में मैं जानना चाहता हूँ शनि और मंगल क्योंकि गर्म ग्रह है और वो एयर के साथ जब मिलेगा तो उसका क्या प्रभाव एनवायरनमेंट में क्या रहेगा आने वाले टाइम में, हमारे दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट क्या रहेगा? मुझे लगता है इसका जवाब कृष्णा जी को देना चाहिए। कृष्णा जी आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए शनि और मंगल जो है पृथ्वी जिसे हम कहते हैं भौमाएं, तो यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं आपको जो है बहुत सारी जैसे कि घटनाएं सुनाई देंगी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं बहुत जगह धरती से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से जो है हमारी प्राकृतिक आपदा, देवी आपदाएं वगैरह ये सारी सुनाई देगी। मंगल और शनि ये दोनों के दोनों जो है युद्ध के कारक भी हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इस साल के राजा जैसे मैं पहले भी कह रही थी शनि है, तो शनि का जो प्रतीक है वो है लोहा। और इस साल जो है शुरुआत आपने देखी होगी कि ये लोहा बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। लोहा है, तेल है, शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं सारी महंगी होंगी, महंगाई बहुत बढ़ेगी। और लोहे की जब बात आती है तो बुलडोजर से चालू तो हो कृष्णा जी कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ने वाली है, तो यानी कि महंगाई की रफ्तार पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगने वाली है। तो आप सभी पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी उन तमाम ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी।